अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बाटा की कहानी आज से 400 साल पहले सन 1620 में चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां बाटा नामी ख़ानदान ने मोची का काम शुरू किया था। ये ख़ानदान 400 साल से इसी जगह जुफ्त साजी का काम कर रहा था। बिलाखिर इस ख़ानदान की 8वीं पीढ़ी में एक नौजवान जिसका नाम टॉमस बाटा था, इसने 1894 में अपने आबाओ अजदाद के पेशे को बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला किया। दोस्तों, जुफ्त साजी आबाई पेशा होने की वजह से टॉम्स के लिए आसान था, जिसकी वजह से इसने इसी को अपनाया। तकरीबन 300 साल से ये काम इनके ख़ानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने इसमें तरक्की की तरफ तवज्जो न दी और इस कारोबार को फैलाने की कोशिश भी न की। जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है, औलाद में विरासत के तौर पर तकसीम हो जाती है। वो दुकान बड़ी होने के बजाय मज़ीद टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इस कारोबार को फैलाया और बढ़ाया भी जा सकता है। खैर, टॉम्स ने ख़ानदानी रवायत को तोड़ने के लिए कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजमीन भी रख लिए। तकरीबन 1 साल ये काम चला होगा कि टॉम कर्ज के बोझ तले दबने लगा और माली परेशानियों ने इसे आ घेरा। इसे हर कदम पर नाकामी हो रही थी। लोग इसके बनाए हुए जूते नहीं खरीदते थे और मुलाजमीन भी इससे नाखुश थे, जिसकी वजह से टॉम्स हिम्मत हार कर घर बैठ गया, दुकान पर जाना छोड़ दिया और परेशान सा रहने लगा। उन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात एक बूढ़े मजदूर से हुई और इसने इसके चेहरे से परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो टॉम्स ने सारी सूरत हाल बता दी। ख़वातीन और हज़रात, सारा मामला सुनने के बाद बूढ़े मजदूर ने कहा कि बेटा, तुम हमेशा यही ख्याल करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मजदूरों को इनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह तुम ये कोशिश करते रहोगे कि किसी तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मैं मजदूरों को ज़्यादा तनख्वाह दूँ। दोस्तों, ये बात तीर की तरह टॉम्स के दिल को लगी और इसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। टॉम्स चमड़े के जूते बनाने के साथ साथ मोटे कपड़े से भी जूते तैयार करने लगा, जो सस्ते पड़ते थे और लोगों ने भी इन्हें बहुत पसंद किया। इन जूतों की मकबूलियत और मांग बढ़ने से मुलाजमीन की तादाद 10 से 50 हो गई। टॉम्स ने अपनी प्रोडक्ट के सस्ते होने की तरफ तवज्जो दी और इस तरह मुलाजमीन की भी उजरत का ख्याल रखा। नाजरीन, इसके अलावा टॉम्स ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ करवाई, जिनके मुताबिक प्रोडक्ट की कीमत 9 के हिस्से पर ख़त्म होती थी। मसलन इस टेक्निक के मुताबिक किसी भी चीज़ की कीमत 99 या 19.99 रुपये पर ख़त्म होती थी, जो देखने में 100 और 20 से बेहतर लगती थी, हालांकि एक अदद का ही फ़र्क पड़ता है। ख़वातीन और हज़रात, अब सिर्फ 4 सालों में बाटा शू कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि मशीनों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि इसके अलावा अब डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। अब मशीनों और टेक्नोलॉजी से कम वक्त और कलील खर्च से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगी। जबकि टॉम्स हमेशा एक ताजर की तरह सोचता रहता कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो क्या कुछ कर सकता है। वो कारोबारी हजरात से मुशावरत भी करता और उनके मशवरों पर अमल भी करता। चुनाचे 1904 में इसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट तकनीक मुतारिफ करवाई। इस तरह जल्द ही बाटा शू कंपनी यूरोप की पहली जुफ्त साज कंपनी बन गई। 1912 में इस कंपनी के मुलाजमीन 600 हो चुके थे, जो इसकी तरक्की का मुंह बोलता सबूत था। इसके अलावा 1904 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो ये टॉम्स के लिए कुर्रा फाल साबित हुई, क्योंकि अब टॉम्स के पास जर्मन फौज के जूते बनाने के भी ऑर्डर आने लगे और 1914 से लेकर 1918 तक इसे पहले से 10 गुना ज़्यादा मुलाजमीन रखने पड़ गए। मगर चूंकि ये भी एक हकीकत है कि कारोबारी दुनिया में कामयाबी के साथ साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लिहाजा जंग के बाद इसका कारोबार बहुत मंदा हो गया। लेकिन इसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और 1925 में फिर से इसका बिजनेस उरूज की तरफ बढ़ने लगा। अब बाटा कंपनी कई एकड़ ज़मीन तक फैल चुकी थी। मगर एक दिन जब टॉम्स 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज़ पर सवार था तो बदकिस्मती की वजह से वो जहाज़ किसी हादसे का शिकार हो गया और टॉम्स की मौत वाक़ई हो गई। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी इसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दोस्तों, आज बाटा का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर लुज़ेने में वाक़ई है। दुनिया के 18 ममालिक में बाटा की फैक्ट्रियाँ कायम हैं और दुनिया भर के 70 से ज़्यादा ममालिक में 5200 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। 1930 में भारत के शहर कलकत्ता में भी बाटा नगर कायम किया गया, जहां 7500 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं। बाटा पहली शू कंपनी है जिसे 1993 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट भी दिया गया। टॉम्स बाटा की यह पॉलिसी थी कि दुनिया में जहां भी बाटा फैक्ट्री लगाई जाए, इसके नज़दीक एक मिसाली कस्बा भी कायम किया जाए, जहां रहने वाले लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ।
यही वजह है कि दुनिया में जहां भी बाटा की फैक्ट्री कायम है, इसके करीब ही बाटा के नाम से एक कस्बा भी मौजूद है। जैसा कि भारत में बाटा नगर, पाकिस्तान में बाटापुर, हॉलैंड में बाटा ड्रॉप, फ्रांस में बाटा विला और ऐसे ही मजीद कई शहर बाटा के नाम से कायम हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आज बाटा रोजाना तकरीबन 10 लाख कस्टमर्स को डील करता है। बाटा खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और तकरीबन पूरे एशिया में अपनी धाक बिठाए हुए है। टोरंटो, कनाडा में इसी खानदान के एक फर्द सोंजा बाटा ने बाटा शू म्यूजियम भी कायम कर रखा है। बाटा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। शायद बाटा के कायम दायम रहने की एक वजह ये भी है। नाजरीन, अगर आप इसी तरह बड़ी कंपनियों और बड़े लोगों की कामयाबियों की दास्तानें सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी दिलचस्पी का इजहार करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।